हेलो फ्रेंड्स, सिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शक्ति की अवधारणा यानी कि पावर को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इससे संबंधित सभी बातें समझ में आ सकें। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है शक्ति क्या है। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक सिद्धांत की अन्य कई संकल्पनाओं की तरह ही शक्ति की भी कोई एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं मिलती है। हालांकि शक्ति के प्रयोग के अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा निकाली है। तो फ्रेंड्स, लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। मतलब लोग कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो लोग करना नहीं चाहते, परंतु उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है, तब पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, शक्ति को एक एग्जाम्पल से समझना ही सही होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर जो सभी देशों की सरकारें अपने देश में लॉकडाउन लगा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार भी लॉकडाउन लगा रही है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय सरकार लॉकडाउन तो लगा रही है, परंतु जो जनता है वो लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर रही, उसके नियमों का पालन नहीं कर रही। इसके अतिरिक्त जनता लॉकडाउन नहीं चाहती है, परंतु सरकार अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए, मतलब जो सरकार है वो अपनी क्षमता का प्रयोग करके लोगों को मजबूर कर रही है कि वो सरकार के निर्णयों का आज्ञा पालन करें। मतलब सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, उससे संबंधित नियम बनाए हैं और जनता को ये नियम मानने पड़ रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो इसका कारण यही है कि सरकार के पास क्षमता है, सरकार के पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। मतलब सरकार के पास क्षमता है और क्षमता के बल पर जनता को सरकार के अनुसार यानी कि सरकार के निर्णयों का आज्ञा पालन करना ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्षमता है वही शक्ति है। मतलब यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि सरकार ने जनता से आज्ञा पालन कराया। कैसे कराया? क्षमता के द्वारा। तो किसी भी व्यक्ति की क्षमता जो दूसरे व्यक्ति को मजबूर कर दे आज्ञा पालन कराने के लिए, उसी को शक्ति कहा जाता है। अभी हमने यही पढ़ा था कि लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, मतलब लोग चाहते नहीं हैं, परंतु उनसे वैसा कराने की क्षमता को ही शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर भी लोग चाहते नहीं है कि लॉकडाउन हो, परंतु सरकार अपनी क्षमता का प्रयोग करके नियम बनाई है, और अगर वो उस नियम का कोई पालन नहीं करता है तो सरकार उसको दंड दे सकती है, जुर्माना लगा सकती है। मतलब सरकार अपनी क्षमता का प्रयोग कर रही है, जिस कारण से उसे आज्ञा पालन करना ही पड़ रहा है जनता को। और सरकार की जो ये क्षमता है इसी को शक्ति कहा गया है। सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति क्षमता का प्रयोग कर सकता है। मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है, तो तब पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब हम राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार शक्ति की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आर.एम. मैकाइवर के अनुसार जो शक्ति है वो किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। मतलब शक्ति एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति से आज्ञा पालन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में शक्ति से तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। मतलब शक्ति में बल का प्रयोग करके मनचाहा प्रभाव पैदा किया जा सकता है, बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार। तो फ्रेंड्स, शक्ति के प्रकारों को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं शक्ति के महत्व का, कि आखिर शक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, पावर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, वैसे सबसे अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो जो राजनीति होती है उसमें शक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम राजनीति का टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो राजनीति है वो एक शक्ति का संघर्ष ही है। राजनीति में शक्ति के लिए ही तो संघर्ष होता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर्स। तो फ्रेंड्स, राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत, मतलब राजनीति के अध्ययन में शक्ति की संकल्पना का विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो स्थान मुद्रा का है, राजनीति शास्त्र में वो स्थान शक्ति का है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में जो स्थान मुद्रा यानी कि पैसे का है, और हम जान सकते हैं कि पैसे के बिना अर्थशास्त्र अधूरा है, तो उसी तरह शक्ति का स्थान भी राजनीति शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति हमारे जीवन का ऐसा क्षेत्र है जहां सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय किए जाते हैं, सबके अधिकार
कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। परंतु शक्ति के बिना हम सबके लिए नियम नहीं बना सकते, हम सबके लिए एक समान नियम नहीं बना सकते, सबके लिए निर्णय निर्धारित नहीं कर सकते, सबके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती, कर्तव्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। मतलब राजनीति में तो क्या होता है कि सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है, परंतु शक्ति के बिना ये सब अधूरा है। भाई अगर सरकार के पास पावर ही नहीं होगी, सरकार के पास पुलिस बल ही नहीं होगा, तो वो दूसरे के अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे? सरकार के पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो निर्णय कैसे लेंगे, वो नियम कैसे बनाएंगे? तो मतलब शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है। शक्ति के बिना राजनीति अधूरी है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर समाज में हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, तो शक्ति का होना आवश्यक है। देखो राजनीति में सबके लिए व्यवस्था की जाती है, सबके लिए अच्छे से नियम बनाए जाते हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, परंतु जब शक्ति ही नहीं होगी तो शांति, व्यवस्था, खुशहाली इत्यादि स्थापित नहीं किए जा सकते। मतलब जब सरकार के पास शक्ति होगी तभी तो वो एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सकती है, और अपनी शक्ति के लिए वो पुलिस, सीआरपीएफ इत्यादि जो फोर्सेस होती हैं उनका प्रयोग करती है। और राजनीति में सरकार शक्ति का प्रयोग कर कर ही शांति व्यवस्था स्थापित करती है ताकि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान न करे, और अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार उस पर जुर्माना लगाती है, उसको दंडित करती है और समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करती है। तो फ्रेंड्स, शासन में शक्ति गाड़ी के इंजन के समान है, यानी कि शक्ति की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने शक्ति को अच्छे से समझ लिया, शक्ति के महत्व को अच्छे से समझ लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं शक्ति के प्रकारों की। तो फ्रेंड्स, शक्ति का कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है उसके आधार पर ही शक्ति के प्रकारों को बनाया गया है। तो बेसिकली हम 3 प्रकार की शक्ति के प्रकारों को पढ़ते हैं। जो पहला है राजनीतिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति और तीसरा है विचारधारात्मक शक्ति। इन तीनों ही क्षेत्रों में शक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए ये शक्ति के प्रकार हैं। तो आइए अब हम शक्ति के पहले प्रकार यानी कि राजनीतिक शक्ति के बारे में समझते हैं। पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है समाज के मूल्यवान संसाधनों को यानी कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न समूहों के हित में या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति। मतलब ऐसी शक्ति जो समाज के मूल्यवान संसाधनों को अपने अनुसार वितरित कर सकती है, अपने अनुसार विभिन्न समूहों में बांट सकती है या किसी कार्यक्रम में लगा सकती है, ऐसी शक्ति को ही राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, राजनीतिक शक्ति में नीतियां और कानून बनाने और कानूनों को लागू करने, कर यानी कि टैक्स लगाने और वसूल करने, किसी वर्ग को आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी देने प्रदान करने, किसी वर्ग का कोई दायित्व निर्धारित करने, कानून या आदेश का पालन ना करने वालों को पकड़ने और दंड देने तथा शत्रुओं और आक्रमणकारियों को खदेड़ने और नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। मतलब ये सारी शक्तियाँ जैसे कि कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, टैक्स के नियम बनाने, करों को लगाने और उन्हें वसूल करने, किसी वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं, या किसी मुजरिम को पकड़ना जो कि आदेश या कानून को तोड़ता है, तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं वो राजनीतिक शक्तियों में ही शामिल है। मतलब ये सारी शक्तियाँ राजनीतिक शक्तियों का ही एक हिस्सा हैं। इसी कारण से पुलिस, न्यायालय, कारागृह और सैन्य शक्ति भी राजनीतिक शक्ति के उपकरण हैं। यानी कि पुलिस, न्यायालय और कारागृह और सैन्य शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति सफलतापूर्वक कायम रहती है। जैसे कि पुलिस उसको पकड़ती है जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, न्यायालय सज़ा देता है, सैन्य शक्ति भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। तो इन्हीं के थ्रू ये उपकरण हैं एक तरह से जो राजनीतिक शक्ति को कायम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक शक्ति में बेसिकली देश के लिए कानून वगैरह बनाना, व्यवस्था स्थापित करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो औपचारिक रूप से देखा जाए तो जो सरकार की शाखाएं होती हैं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विधानमंडल कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका इनका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। तो मतलब औपचारिक रूप से देखा जाए तो ये तीनों ही अंग सरकार के राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। परंतु अनौपचारिक रूप से दबाव समूह, राजनीतिक दल और अनेक प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दबाव समूह कुछ लोगों के समूह होते हैं, जैसे कि दुकानदारों के समूह, किसानों के समूह, जो कि सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो अपने निर्णयों को बदले या हमारे लिए कुछ अच्छे कानून बनाएं। तो वो भी सरकार की नीतियों या सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो भी आंदोलन का सहारा लेते हैं। तो इनके पास भी ऐसी क्षमता होती है कि वो ये सार्वजनिक निर्णयों यानी कि सरकार के निर्णयों को बदल सकते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक रूप से दबाव समूह और राजनीतिक दल या अन्य अनेक प्रभावशाली व्यक्ति भी। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर हम अनौपचारिक रूप से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देशों के नेता या बुद्धिजीवी भी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बड़े देशों के नेता, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें, तो ये एक ऐसे नेता हैं, ऐसे बड़े नेता हैं जो छोटे देशों की राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह ये लोग भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विश्व की शांति और विश्व के पर्यावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनेक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी विश्व राजनीति पर निरंतर दबाव डालते हैं। तो इस तरह NGOs भी यानी कि गैर सरकारी संगठन भी अनौपचारिक रूप से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और विश्व पर दबाव डालते हैं कि वो पर्यावरण सुरक्षा यानी कि और विश्व शांति के लिए कुछ नियम व्यवस्था बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्थिक शक्ति यानी कि इकोनॉमिक पावर की। इसका अर्थ है धन संपदा, उत्पादन के साधनों या अन्य दुर्लभ संसाधनों के बल पर निर्धन लोगों या निर्धन देशों के जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति। मतलब आर्थिक शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा अमीर लोग या अमीर संगठन जिनके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है या जो धन से बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, ऐसे संगठन या ऐसे देश अपने संसाधनों के बल पर निर्धन लोगों या निर्धन देशों के जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आर्थिक शक्ति का राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, उदार लोकतंत्र में बड़े बड़े जमींदार, उद्योगपति और व्यापारिक घराने सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उदार लोकतंत्र का अर्थ होता है ऐसा लोकतंत्र जहाँ पर सरकार का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जहाँ के लोगों को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मतलब भारत का जो लोकतंत्र है वो काफ़ी हद तक उदार लोकतंत्र ही है। वैसे इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उदार लोकतंत्र में बड़े बड़े जमींदार, उद्योगपति और व्यापारिक घराने सार्वजनिक नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अपने हित को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि भारत में शहरों और देहातों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। शहरों में काफ़ी अमीर वर्ग के लोग रहते हैं, देहातों में परंतु ऐसा नहीं है, गाँव में ऐसा नहीं है। अब अगर हम दोनों की आवश्यकताओं को देखें तो बहुत फ़र्क है। देहातों में जो आवश्यकता थी वो पीने के पानी की आवश्यकता थी, ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता थी, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। परंतु शहरों में अमीर वर्गों की आवश्यकता थी टेलीविज़न। तो सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर पर ध्यान देने की बजाय टेलीविज़न पर ध्यान दिया और टेलीविज़न को प्राथमिकता दी गई। तो कहने का मतलब यही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सरकार की नीतियों या सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। भाई, प्राथमिकता तो यह है ना कि पहले पीने की पानी की व्यवस्था हो पूरे देश में, उसके बाद ही हम कोई दूसरा कार्य करें, परंतु टेलीविज़न पर पहले बल दे दिया गया। फ्रेंड्स, उदार लोकतंत्र में आर्थिक शक्ति के स्वामी कई तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में वाणिज्य और उद्योग मंडल अत्यधिक संपन्न और साधन संपन्न है। कहने का मतलब यह है जो वाणिज्य और उद्योग के संगठन हैं वो बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत ज़्यादा साधन संपन्न है। और वाणिज्य और उद्योग के संगठन जो दूसरे संगठन हैं, जैसे कि दबाव समूह, दुकानदारों के दबाव समूह इत्यादि जो संगठन है, जैसे कि किसानों के संगठन, इनके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा बलशाली हैं। किसानों के संगठन भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर हम उपभोक्ता संगठन की बात करें तो वो तो ना के बराबर हैं, परंतु उद्योग और वाणिज्य के संगठन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मजदूरों के संगठन भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने कि इन कंपनियों और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के संगठन शक्तिशाली हैं जितने। आपने खुद महसूस किया होगा कि कई सारे फैसले कंपनियों के पक्ष में दिए जाते हैं। अभी फ़िलहाल का ही एक फैसला था कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था भारत में, तो उस समय कई कंपनियों ने अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दी लॉकडाउन की। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कि क्या कंपनियों को सैलरी देना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि कंपनी के ऊपर निर्भर है, कंपनी पर हम दबाव नहीं डाल सकते। तो इससे पता चलता है कि वाणिज्य और उद्योग के संगठन कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर भी कुछ मुट्ठी भर व्यापारिक घरानों का ही नियंत्रण रहता है। अब खुद सोचने वाली बात है, जब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जो कि समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, अगर उन पर ही व्यापारिक संगठनों या व्यापारिक घरानों का ही नियंत्रण होगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीति पर।
तो ये आर्थिक शक्ति का एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी कंपनियां उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देती हैं। जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं उनको कई प्रकार की पैसे की सहायता देती हैं। कई सारी कंपनियां फंडिंग होती है। अब ऐसे में बताइए कि अगर कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो जीतने के बाद वो किसकी सेवा करेगा? जनता की सेवा करेगा या कंपनी की? जाहिर सी बात है, क्योंकि कंपनी ने उसकी वित्तीय सहायता दी थी जब वो चुनाव लड़ रहा था। तो भाई जाहिर सी बात है, चुनाव जीतने के बाद वो कंपनी की ही तो सेवा करेगा। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि देख सकते हैं कि आर्थिक शक्ति का राजनीति पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भी आर्थिक शक्ति एक बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर छोटे राष्ट्रों जैसे कि अफ्रीका के कई गरीब राष्ट्र हैं उनको पैसे देकर उनको एक तरह से गुलाम बना रहा है, उनके संसाधनों पर अपना कब्जा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आर्थिक शक्ति को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं विचारधारात्मक शक्ति की। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, तो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो। तो विचारधारात्मक शक्ति, आइडियोलॉजिकल पावर। विचारधारात्मक शक्ति से अभिप्राय है किसी विचारधारा के बल पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने की शक्ति। मतलब ऐसी शक्ति जो कि विचारधारा के बल पर, मतलब विचारधारा का सहारा लेती है और लोगों के सोचने समझने के ढंग को बदल देती है या प्रभावित करती है। अब पहले बात कर लेते हैं कि विचारधारा क्या होती है। विचारधारा उन मान्यताओं का समूह है जिनके आधार पर किसी वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को उचित ठहराया जाता है। मतलब विचारधारा किसी भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को उचित ठहराने का काम करती है। विचारधारात्मक शक्ति किसी शासन या व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए यह उसे वैधता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, विचारधारात्मक शक्ति क्या करती है? किसी भी शासन या व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराने का काम करती है और उसे वैधता प्रदान करती है। अगर किसी भी शासन व्यवस्था को वैधता मिल जाती है तो लोग उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते, उसे चुनौती नहीं देते हैं और शासन लंबे समय तक चलता है। किसी भी समाज में शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं जिन्हें हम राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। फ्रेंड्स देखो, किसी भी समाज में, चाहे वो समाज कोई सा भी हो, प्रत्येक शासक वर्ग सर्वोत्तम शासन प्रणाली के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देते हैं। मतलब शासक वर्ग समाज में ऐसी विचारों को बढ़ावा देते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि उस देश का शासन बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है। जैसे कि अगर हम आधुनिक समय में बात करें तो कई सारे देश उदारवाद की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, कई साम्यवाद की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, कई मिश्रित विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, ताकि उनकी जनता को लगे कि वहाँ के देश की या वहाँ के समाज की जो शासन प्रणाली है वो सर्वोत्तम है। जैसे कि अगर अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियन कंट्री की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर उदारवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर सरकार पूंजीवाद का समर्थन करती है या पूंजीवाद से संबंधित कोई भी कार्य करती है तो लोग उसे उदारवाद की विचारधारा मानते हैं और उचित ठहराते हैं, क्योंकि वहाँ इसी विचारधारा का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रसार हुआ है। इसी तरह अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा बहुत प्रचलित है। तो सरकार अगर वोटिंग राइट नहीं भी देती है जनता को, या जनता को उतनी स्वतंत्रता नहीं भी मिलती है, या साम्यवाद से संबंधित गतिविधियाँ अगर चाइना में की भी जाती हैं तो उसका कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर इस विचारधारा का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है और वहाँ जनता इस विचारधारा से संतुष्ट है कि वहाँ पर सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषता यह है कि यह शासक वर्ग की सत्ता को सुदृढ़ बनाती है, शासक वर्ग की सत्ता को मजबूत करती है, क्योंकि जब लोग मन से उनकी नीतियों और निर्णयों का समर्थन करने लगते हैं तो वे उन्हें चुनौती देने के बारे में नहीं सोचते। भाई, जब लोग सरकार की शासन व्यवस्था को, शासन प्रणाली को उचित समझेंगे और मन से मानेंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो कोई उन्हें चुनौती क्यों देगा, कोई क्रांति क्यों करेगा। अगर हम प्राचीन समय का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर भी विचारधारात्मक शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। अगर हम प्राचीन समय में यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पर दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे विचारों का प्रसार हुआ था। जैसा कि अरस्तु ने खुद ही कहा था कि दास के अंदर सद्गुण की क्षमता नहीं होती और दास अपने मालिक की सेवा कर कर ही सद्गुण प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे विचारों को वहाँ पर बढ़ावा दिया गया था और इसी कारण से लंबे समय तक वहाँ पर दास प्रथा चलती रही, क्योंकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सबको लगा कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दास के पास
सद्गुण की क्षमता नहीं होती। ऐसे विचारों को वहाँ पर बढ़ावा दिया गया। परंतु जैसे ही विचारधारा बदलनी शुरू हुई तो समय के साथ ही दास प्रथा का भी अंत हो गया। तो इसे हम विचारधारात्मक शक्ति के रूप में देख सकते हैं। उसी तरह अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी विचारधारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। विचारधारा के आधार पर भारत में जाति व्यवस्था को उचित ठहराया गया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में लंबे समय से या प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों ही वर्णों में अलग अलग व्यक्ति होते थे। इनका काम अलग होता था और इन्हें अलग अलग दृष्टि से देखा जाता था। शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उन्हें कुओं से पानी नहीं निकालने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था इत्यादि। परंतु जाति व्यवस्था को ईश्वरीय देन बताकर विचारधारा को फैलाया गया, जिसके कारण किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सबने माना, यहाँ तक कि जिनका शोषण हो रहा था उन्होंने भी माना कि हाँ, ईश्वर ने ही ऐसा हमें बनाया है। तो इसी आधार पर लंबे समय तक इसका भेदभाव। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए, शक्ति बल, देखो शक्ति को हम बल के रूप में जानते हैं कि शक्ति में बल का प्रयोग होता है, यानी जिसके पास क्षमता है और वो दूसरे से अपनी बात अगर मनवा लेता है तो वही शक्ति है। मतलब कोई भी व्यक्ति बल का प्रयोग करता है और दूसरों से अपनी बात मनवा लेता है और आज्ञा पालन करवा लेता है तो हम उसको शक्ति मानते हैं। परंतु बाद में ये समझा गया, जैसे कि आधुनिक युग में तो ये मान रहे थे, परंतु 20वीं शताब्दी के बाद यानी कि 21वीं शताब्दी में ये समझा गया, ये अनुभव किया गया कि यदि दूसरों से आज्ञा पालन कराने के लिए उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली जाए तो शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली सिद्ध होगी। मतलब ये हुआ कि अब आज्ञा पालन तो होगा, परंतु अब हम सहमति प्राप्त करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर सरकार लॉकडाउन लगा रही है तो सरकार आज्ञा पालन कराने के लिए बल का तो प्रयोग करेगी, परंतु अगर सरकार को लोगों की सहमति मिल जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सरकार का लोग विरोध नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा इससे। और सहमति प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है वैधता। देखो, जब सरकार को जब वैधता प्राप्त होती है तब हम उसके कानूनों को मानते हैं। और सरकार जब ऐसा कानून बनाती है जो कि वैध है, संविधान के अनुसार है, लीगल है, तो लोग उसका विरोध ही क्यों करेंगे। तो निष्कर्ष यही है कि शक्ति में सहमति की भी आवश्यकता आज के टाइम पर है। सरकार बल के आधार पर कब तक आज्ञा पालन कराएगी? अगर लोगों की सहमति नहीं होगी तो कब तक लोग आज्ञा पालन करेंगे? एक दिन क्रांति भी कर सकते हैं। तो इसलिए सहमति की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही विचारधारात्मक शक्ति का दुरुपयोग देखा कि किस तरह प्राचीन समय में दास प्रथा, जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा अच्छा बता दिया गया। इसी तरह आज के टाइम पर भी कई सारे देश पूंजीवाद का हवाला देते हुए गरीब जनता को कल्याणकारी नीतियों से दूर रखते हैं। तो वही वाली बात है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।